हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा और ऑफिसर्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, कमेंट में क्वेश्चंस थे, सर फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो भी नए बच्चे आते हैं मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी करने के लिए स्पेशली, उनको दरअसल ये पता नहीं होता है कि हमारा मर्चेंट नेवी का सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और आपको किस टाइप के कंटेंट को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर A to Z आपको स्पेशली फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, फिजिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आपको ट्रेडिशनल वे से हट करके थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे से अलग तरीके से कैसे काम करना पड़ेगा, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस जानने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन किल करने का मेथड जानना पड़ेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को किल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पर कम फोकस करना है, ये चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो टोटल मैं आपके सामने 9 पॉइंट रखूंगा यहाँ पर, उनको आपको ध्यान रखना है और आपको सिस्टेमेटिक इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये 9 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जितनी भी बर्डन है फिजिक्स को लेकर के, जितनी भी क्वेरीज है फिजिक्स को लेकर के, आप जितना भी रिवीजन के टाइम पर थोड़ा सा अपना ये फील करते हो सर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत है, या फिर रिवीजन के टाइम पर मैं सारा सिलेबस कैसे रिवाइज कर पाऊंगा, या फिर मेरे को अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने, ये सारी चीज़ रखूंगा। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, आपका बर्डन खत्म हो जाएगा, बहुत सारा टाइम अपना आप सेव कर पाओगे अदर चीज़ों के लिए, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया काफ़ी मैटर करता है। कई बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश इज मस्ट बच्चे, ठीक है, कई बच्चे इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। इंग्लिश इज मस्ट टुडे इफ़ यू वांट टू क्लियर द इंटरव्यू, इफ़ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू इफिशिएंटली, एक अच्छा इंप्रेशन आप इंटरव्यूअर के फेस पर देखना चाहते हो, एक अच्छा इंप्रेशन अपना वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश एक फ्लो के साथ में स्पीक करनी पड़ेगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको बेटर बनना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आपकी क्वालिटीज है उसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके और जो भी आउटपुट चाहते हो वो आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको इंटरव्यू वाले सर बताएंगे। मैं आपको ओनली फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, आपको फिजिक्स की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स आपको फॉलो करने। तो देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए हमको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक, तो फर्स्ट आप लोग नोटबुक निकाल लो अपना। नोटबुक निकालने के बाद जितनी भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स वहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग कहते हैं कि जीतने के लिए आपको कोई भी अलग काम नहीं करना होता है, हमको हर एक काम को एक अलग ढंग से करना, अलग पैटर्न से करना है। ठीक है, वो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे हमारे सामने, देखिए यहाँ पर कंटेंट। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के सामने आती है, सर कंटेंट क्या फॉलो करें। तो कंटेंट के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखिए। आप +1 और +2 में फिजिक्स पढ़ के आए हो, ठीक है, +1 +2 का ट्रेडिशनल पैटर्न से थोड़ा सा आपको हटके काम करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल पैटर्न से हटके कैसे काम करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, जो भी ट्रेडिशनल पैटर्न से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, 12th में क्या होता था, 11th में क्या होता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे, एक फॉर्मूला होता था, कुछ डाटा हमको दिया होता था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते थे, आंसर आता था। लेकिन आपको थोड़ा सा हटके चलना है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिकल सिचुएशन का मतलब क्या है, हम फिजिक्स में बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको रटना नहीं है फिजिक्स को, एज अ केमिस्ट्री, एज अ मैथ, एज अ इंग्लिश, मतलब रूल्स नहीं रटने फिजिक्स के अंदर। देखो, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिजिक्स आपको बच्चे अपने सराउंडिंग में देखनी है, आपको फिजिक्स नजर आनी चाहिए। जो भी एनालिसिस की बात करें, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे, आपके दिमाग में इमेज जानी चाहिए, पिक्चर फॉर्म में जाना चाहिए। पिक्चर फॉर्म में जब आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए सोचना भी किस में पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकल नहीं, पिक्चर फॉर्म में सोचना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में जिस टाइम आप सोचना सीख जाओगे, मतलब कंप्लीट आप फिजिक्स के लिए रेडी हो, मतलब कंप्लीट आप फिजिक्स को एनालाइज कर सकते हो, फिजिक्स सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो। और हम लोग जो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल जो होते हैं, दीज आर सिचुएशंस। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट है। कंटेंट में ऑफिसर्स एकेडमी ने एक अपनी बुकलेट बनाई हुई है बच्चे, स्पेशली फिजिक्स की। आप लोग वहाँ से, हमारे पास से भी कंटेंट के PDF जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ से ले सकते हैं हमारे पास, और उनके पास रेगुलर हम लोग सेंड करते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, कंटेंट आपको प्रैक्टिकल वाला फॉलो करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी लोग हम लोग करते थे, और कंटेंट में भी आपको कितना कंटेंट न्यूमेरिकल रखना है, कितना थ्योरेटिकल, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट में क्या पढ़ना है आपको, +1 +2 की प्रैक्टिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस करने हैं। जो ओनली थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल सिचुएशंस के क्वेश्चन है, उनको आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा साइड में रख दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इग्नोर कर दोगे, उनको पढ़ना है हमको, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग बैक फुट पे डालेंगे, उसको बैकलॉग में डालेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशंस के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटेंट में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपको जो भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल कंसेप्ट बनते हैं, प्रैक्टिकल मतलब
जो हम लोग डेली लाइफ में आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं इमेजिनेशन के, उनको हम लोग थोड़ा सा रखेंगे। प्रैक्टिकल सिचुएशन को डेली लाइफ में आपको चारों तरफ जहाँ भी फिजिक्स दिखाई देती है उस कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, और मैं अपनी क्लासेज में रेगुलर बताता हूँ। और हमने जो भी अपनी बुकलेट्स बनाई हुई कंटेंट बनाया इसी अकॉर्डिंग टू बनाया, इसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेट किया है, ठीक है। तो कंटेंट आपको अवेलेबल कराने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100% मर्चेंट नेवी ओरिएंटेड कंटेंट बच्चे आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सेकेंड है, बच्चों को दिक्कत होती है रिविजन कैसे करें। अमूमन क्या होता है, बेसिक मेथड ये होता है कि बच्चे अलग से टाइम निकालते हैं। जैसे मैंने बोला संडे को पेपर है तो सैटरडे को अलग से 2 घंटे निकालेंगे, सर हमको रिवीजन करना है। मैं कहता हूँ बच्चे ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 1% भी। क्यों जरूरत नहीं है 1% भी? आपको क्या करना है, एक डेली पैटर्न फॉलो करना है, रेगुलरिटी वाला पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैंने आज आपकी क्लास ली, किसी भी टीचर ने आज आपकी क्लास ली, आज आपको 2, 3, 4 पेज कुछ लिखवाया होगा, कुछ चीज़ें समझाई होंगी। जब आप कल उसी टाइम पर क्लास लेने आओ तो उसके पहले एक बार रिवीजन करना है। मतलब जब आप घर से आओगे तो 1 घंटे 2 घंटे पहले बैठो अपनी बुकलेट को लेकर के, बस एक बार पेज पलट के ये देख लो, अच्छा सर ने कल हमको ये पढ़ाया था, ठीक है। उससे क्या करोगे, जब आप क्लास में आकर के बैठोगे तो चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, इंटरकनेक्ट। जैसे कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर में ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सभी टॉपिक क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड होते हैं। जब सभी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड होते हैं तो जब हमने पीछे से रिवीजन किया है, मैंने आज बैठा हूं तो कल जो सर ने पढ़ाया था उसको एक बार में पेज पलट के आया, एक बार देख के आया, कल सर ने ये पढ़ाया था, तो मैं चीज़ों को क्या कर पाऊंगा, इंटर रिलेट कर पाऊंगा। और इंटर रिलेटेड का बेनिफिट क्या है, जब भी मर्चेंट नेवी में क्वेश्चन जो बनता है उसमें 1-2 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। सिंगल कंसेप्ट का नहीं होता है, न्यूमेरिकल का भी आएगा तो 2 कंसेप्ट को मिक्स करके बनाएंगे। तो इंटर रिलेट करने से आपके लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा, कंसेप्ट को आप मिक्स करना सीख जाओगे, और कंसेप्ट को मिक्स करना सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कभी दिक्कत नहीं आनी है, कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, आज आपको सर ने कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ पढ़ाया, तो कल अगर ये क्लास लगेगी तो उसके बीच में एक बार क्या करना है, आपको पेज पलट के देख लेना है। और ईच सब्जेक्ट में, ओनली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, आपको हर एक सब्जेक्ट में बच्चे यही करना है, ठीक है। तो रिवीजन का तो पैटर्न, जब आप एक चैप्टर मान लो तो 2 दिन 3 दिन हमारा चलेगा, तो 2-3 बार आपका एक बार पलट के देख लोगे, चीज़ें आंखों के सामने आएगी तो क्या होती है, माइंड में सेट हो जाती है। तो बार बार आपको रिवीजन के अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, और बस ये 1 हफ्ता आप फॉलो करो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड थ्योरी क्वेश्चंस। बच्चे मर्चेंट नेवी में कई बार न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लेता है, कई बार थ्योरी ज़्यादा पूछ लेता है। मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ एज अ 50-50 लेकर के चल रहा हूँ। क्या लेकर चल रहा हूँ, 50-50। अगर आपका जो भी पेपर बनेगा 50% न्यूमेरिकल पूछेगा और 50% क्या बनेगा, आपको थ्योरी पूछेगा। तो क्या करना है बच्चे, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो हमको करने हैं, प्लस हमको क्वेश्चन करने सिचुएशन एनालिसिस के। सिचुएशन एनालिसिस मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई जहाँ पर होता है, आपको इंटीग्रेशन के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वेरिएबल फोर्सेस के क्वेश्चन करते हैं। वो इतना डीप मर्चेंट नेवी नहीं पूछता है, वो आपको बस नॉलेज चाहता है, हमें इस कंसेप्ट हमको पता है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट को अप्लाई करने के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है, तो फॉर्मूले जब पढ़ोगे तो उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करना कि फॉर्मूले में आपने जो भी पढ़ा है। जैसे मैं एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ आपको, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V=IR, तो आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपने रेसिस्टेंस पढ़ा कि ρL/A। अब हम लोग क्या आता है, डायरेक्ट इन्वर्स पढ़ तो लेते हैं, आपको यहाँ से लगेगा जी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो आप लेंथ कितना ही चेंज कर लो, एरिया कितना ही चेंज कर लो, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आप तब कर पाओगे जब आपको कंडीशंस पता होंगी। तो आपको एक काम एक्स्ट्रा करना है। एक काम एक्स्ट्रा क्या करना है, जब भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे उस फॉर्मूले के साथ उसकी कंडीशन लिख लो। क्या कर लो, फॉर्मूले के साथ उसकी कंडीशन लिख लो। कंडीशन लिखने से क्या हो जाएगा, आपको रेस्ट्रिक्शंस पता चलेंगे। हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट में आपको बच्चे रेस्ट्रिक्शंस नहीं पता कि किस कंडीशंस में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में हम लोग कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में नहीं करेंगे। 11-12 तक हम पढ़ते थे, लेकिन मर्चेंट नेवी की तैयारी करते थे, डिफेंस की तैयारी करते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ो, जो भी आप कंसेप्ट लिखो, उसके साथ क्या लिखो, कंडीशन। क्या लिखो, कंडीशन। और एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन डालता है, इसकी कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इसके रूल्स क्या है। तीसरी चीज, टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसी बनती है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड। हमारी जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल्स होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2-3 मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊंगा। आपको सिंपली पूछता है रेनबो फॉर्मेशन किसके ऊपर काम करता है, तो कई बच्चे रिफ्लेक्शन, कई बच्चे रिफ्रैक्शन है, TIR बोलते हैं।
तो प्रिंसिपल तो इसका TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। फिर कई बच्चे बहस करते हैं सर ये हमारे पास रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता। बच्चे TIR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। जब दोनों प्रोसेस, डिस्पर्सन भी होता है, जब दोनों तीनों प्रोसेस एक साथ मिलते हैं तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो अकेला आप आंसर नहीं दे सकते हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन तीनों कम है, तो इसका प्रिंसिपल TIR है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हमारी गाड़ी बनाई जाती है, जितनी भी गाड़ी होती है, हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन पता होना चाहिए ताकि हवा ऐसे जाएगी और इसका एयर रेसिस्टेंस कम लगे। हेलीकॉप्टर होता है, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की खिड़कियां होती हैं वो ऐसे करके चौकोर बना के थोड़ी सर्कुलर बनाई जाती हैं ताकि जो एयर है वो स्पीड, ज़्यादा एयर प्रेशर ना लगे उसके ऊपर और टूटे ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। या अगर कॉर्नर्स होंगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया उसके पास है तो ऐसे हवा घूम के निकल जाती है, ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल पूछ लेता है आप प्रैक्टिकल एंगल कितना होता है मैक्सिमम के लिए। तो थ्योरी में तो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग 11th में पढ़ के आओ, 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एंगल 60 डिग्री होता है। क्या होता है? तो 60। थोड़ा सा आपको अपडेट होकर चलना है। +1 +2 से क्या करना है, बस थोड़ा सा जो आपकी प्रॉब्लम्स बनेंगे ना डेली लाइफ में, फिजिक्स आप कहाँ देखोगे, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन आपको सिंपल पूछा गया था, एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को आप किसी छड़ से ऐसे मारते हो तो क्या होता है, ब्लैंकेट से धूल के कण बाहर आ जाएंगे, ब्लैंकेट से धूल के कण बाहर आ जाएंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो आप क्या करो, अभी से एक हैबिट बना लो, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है आप खुद से क्वेश्चन पूछो, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन जानने की कोशिश करो। अगर आपको डेली लाइफ में वाई ढूंढना आ गया, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा क्यों है, टेढ़ा क्यों, मतलब कुछ भी आप देखोगे, पंखा घूम क्यों रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, टॉर्क क्या होता है, तो इनको प्रैक्टिकली आप देखना शुरू करोगे तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को आपको एनालाइज करना आ जाएगा और फिजिक्स में कौन सी सिचुएशन ज़्यादा प्रैक्टिकल है आप उसको डीपली क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के टाइप क्या होते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल होते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, मैं फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आपका जब पेपर क्लियर होने के बाद में इंटरव्यू होगा बच्चे, इंटरव्यू में आपको 99% क्वेश्चंस एग्जामिनर इंटरव्यूअर फिजिक्स के पूछने वाला है। किसका पूछने वाला है? जो भी बंदा आपका इंटरव्यू लेगा वो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछता है। क्यों? प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वो आपको कभी मैथ पूछने वाला नहीं है, वो आपको केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन किसकी बनती है, फिजिक्स की। तो सिर्फ ये जानना चाहता है आपको फिजिक्स नॉलेज। इंटरव्यू कभी आपने पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे, कभी इंटरव्यू पैटर्न के बारे में जाना होगा कि मर्चेंट नेवी का इंटरव्यू पैटर्न क्या है, तो उसका इंटरव्यू पैटर्न देखो एक बार। इंटरव्यू पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है, किसके पूछता है आपको, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के पूछता है, ठीक है, फिजिक्स की सिचुएशंस के पूछता है। तो आपके लिए फिजिक्स इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स सिलेक्शन में 50% रोल प्ले करता है बच्चे। अगर आपको 100% तैयारी करनी है तो मैं आपसे कहूँगा बच्चे 50% टाइम किसको देना पड़ेगा आपको, इंटरव्यू के उसके फिजिक्स के लिए। क्यों देना पड़ेगा 50%? कुछ तो आपका एग्जाम पोर्शन क्लियर कराएगी और सेकंड फिजिक्स आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन क्लियर कराएगी, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है, इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस पूछने वाला है, तो आपको ये चीज़ पर भी फोकस करना है। तो फिजिक्स आपके लिए इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये चीज़, तो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कराऊंगा, आपकी मैराथन क्लासेस भी होंगी और मैं आपको 250, 300, 500 क्वेश्चंस आपको दूंगा। लगभग 500 क्वेश्चंस का सेट है, 250 के सेट में आपको दूंगा ताकि हम लोग डेली पढ़ें। जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि आइस डाल दी हमने पानी के अंदर, आइस पिघल जाने के बाद पानी का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। अगर आप बंद कमरे में पंखा चला हुआ छोड़ देते हो और कोई भी एग्जॉस्ट पंखे के अंदर नहीं है तो रूम टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप फ्रिज का दरवाजा कमरे के अंदर खुला छोड़ देते हो तो रूम टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई गाड़ी है वो पर्टिकुलर एंगल तक ऐसे मुड़ती है और वो गिरती नहीं है, रीज़न क्या है? कोई बार आपने देखी होगी रोड, जो रोड बनाई जाती है आजकल, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं उन हाईवेज को जैसे ही मोड़ पर मोड़ते हैं हम लोग थोड़ा सा साइड से ऐठा उठा देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो दीज क्वेश्चन आर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चे? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इनके ऊपर फोकस करना है और इंटरव्यूअर आपको यही पूछने वाला है। तो फिजिक्स और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे? टू क्रैक योर इंटरव्यू। क्यों? आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा और फोकस करना है। 3, फिजिक्स फोबिया। कई बच्चों को फिजिक्स के लेके फोबिया होता है, तो मैंने अभी आपको बताया बच्चे फिजिक्स फोबिया आपका खत्म हो जाएगा। आपको क्या सर्च कर देना है? वाई। आप इसको डेली लाइफ में डालिए, आप इसको आदत बनाइए। क्या बनाइए? फिजिक्स की चीज़ों को एनालाइज करने की आदत कैसे बनेगी? सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। आप डेली लाइफ में जहाँ पर भी बैठो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करिए। अदर चीज़ों की तरफ सोचते हैं हम लोग, उससे बैठ रहे कि आप लोग चीज़ों का वाई जानिए। बस क्या जानिए? वाई जानिए। आप यहाँ पर बैठे हो,
मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ देखी, कोई भी एक्शन हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या हुआ है, तो उसमें फिजिक्स ढूंढने की कोशिश की है। क्यों? हम वैसे ही पढ़ते बच्चे, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है। इसके बारे में हम लोग नेचुरल जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं उन घटनाओं की एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? उनकी एनालिसिस करते हैं। नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं भाई, तो आपको क्या करना है बच्चे? सिर्फ वाई ढूंढना है। ये काम आज से शुरू कर दीजिए, आपका फिजिक्स फोबिया खत्म हो जाएगा। और कोई टॉपिक भी आप पढ़ रहे हो फिजिक्स का, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको फिजिक्स टीच कर रहा है, तो टीचर ने जैसे ही आपको कंसेप्ट बताया, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, टीचर आपको 2-3 चीज़ बताएगा। एक तो कंसेप्ट के बारे में बताएगा, व्हाट कंसेप्ट है क्या है, एक कंसेप्ट हाउ, जितने भी फॉर्मूले हम लोग हैं तो ये आया कैसे, फिर लास्ट में आपको बताता है वाई। क्या बताता है? वाई। और अपना जो पोर्शन है दैट इज एप्लीकेशंस। किसका पोर्शन है? एप्लीकेशन से आपने जब कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको सर से पूछना है, सर इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ये 4 चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आपका IQ बढ़ाएंगी। आप एप्टीट्यूड मैथ पढ़ते हो और भी चीज़ें पढ़ते हो, आप ये करना शुरू कीजिए, आपका IQ लेवल आप देखोगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपको चीज़ों को एनालिसिस करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। आपका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ये काम करना है बच्चे। सेकंड, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स। एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स का मतलब क्या है? आपको मैंने पेपर दिया, एक पेपर आपने किया, और मान लेता हूँ पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में से आपने पेपर किया, मान लेता हूँ 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं और 7 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। आपको इन 7 क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे? एक अलग से नोटबुक बनाइए, नोटबुक के अंदर 7 क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन आप नोट कीजिए और उनको एनालिसिस ऐसे करनी है। पहले तो इस कंसेप्ट का, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है इसका कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को एक बार नोटबुक निकालिए, रिवाइज किए। सेकंड, एनालिसिस ऐसे करनी कि इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर आता है, मतलब दोबारा अगर किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो आप गलत नहीं करोगे। तो आप देखोगे 10, 15, 20 पेपर करने के बाद ना एक अच्छा खासा अच्छे क्वेश्चंस का आपके पास कलेक्शन होगा और आपके पास वो सारी मिस्टेक्स का कलेक्शन होगा जो आप बार बार पेपर में करते हो। और पेपर एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने से पहले जो मिस्टेक्स आपने कलेक्ट किए उन मिस्टेक्स को एक बार उठाइए और दोबारा क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। वो मिस्टेक बच्चे आपके कभी रिपीट नहीं होंगी। क्या होंगी? रिपीट नहीं होगी। आपको ऐसे एनालिसिस करना है, ठीक। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करने के लिए बोलता हूँ, आपका एक चैप्टर है खासकर फिजिक्स में बच्चे, एक शॉर्ट नोट्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक पेज को बीच में से हमने 2 हिस्से बना लिए। ये मान लेता हूँ आपके पास पेज था और इस पेज को क्या करनी है आपने बीच में से 2 हिस्से बना लिए। एक टाइप तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूले लिखते जाएंगे। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? जो भी कंडीशंस हैं और थ्योरेटिकल डायरेक्ट फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आप लिखते जाओगे। तो आप देखोगे बच्चे, फॉर्मूले के साथ में कंडीशन और फैक्ट लिखा, आपका पूरा चैप्टर 1 से 2 पेज में सिमट जाएगा। क्यों समेटना है? क्योंकि लास्ट टाइम पर जब आप एग्जाम देने जाओगे आप पूरी नोटबुक को रिवाइज नहीं कर सकते हो। अकेली एक नोटबुक तो आपके पास होती नहीं, ओनली फिजिक्स होती नहीं कि फिजिक्स को एनालाइज करोगे, ओनली केमिस्ट्री को, ओनली आपके पास कई सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट की 5-6 नोटबुक को आप कैसे? तो आप क्या करते हो? मेंटली प्रेशर में आ जाते हो, मेंटली प्रेशर हैंडल नहीं करते। तो कई बार होता है कि कंसेप्ट हमको आता है लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर हम लोग इतना मेंटली प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर की वजह से हम लोग अच्छे आते हुए क्वेश्चन भी हम लोग गलत करते हैं। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सही से आता है तो हम लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, कहीं हमने कंडीशन नहीं लगनी थी वो कंडीशन लगा दी, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमारी, और उन मिस्टेक्स की वजह से आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको बहुत सारे नंबर्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, आपका एक चैप्टर 1 से 2 पेज में सिमट जाना चाहिए, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे? जो भी आपको सीट दी जाती है, मान लो मैं आपको सीट दे रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको पेपर की सीट दी, आपने जैसे ही पेपर किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला पेंसिल से क्वेश्चन के आगे लिख लो, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो या फिर दोबारा वो क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने आया तो फॉर्मूला उसके साथ लिखा हुआ है आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जब बार बार आपकी नज़र उसके ऊपर जाएगी, बार बार रिवीजन होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। जब दोबारा वही क्वेश्चन करते हैं तो हमको कंसेप्ट रिकॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं। पहली बार आपने क्वेश्चन किया, फॉर्मूला कौन सा लगाए, इसके अंदर कंसेप्ट क्या लगाए, क्वेश्चन के आगे क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। तो वो पेपर भी आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे? एक सोर्स बन जाएगा जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। दोबारा उठाओगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी सेट के अंदर देखोगे तो आप रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत दिमाग में जाएगा ये कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप टाइम वहाँ से बचाओगे अपना काफ़ी, ठीक है। फाइनल टच कैसे देना है बच्चे तैयारी को? फाइनल टच मतलब मैंने जो अभी चीज़ें आपको 3-4 चीज़ बताई हैं उसका एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको क्या करना है। हमको सबसे पहले प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ऊपर फोकस करना है। सेकंड, हमको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थर्ड, आपको हर चीज़ के पीछे का वाई ढूंढना है। वाई क्या है? आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं,
हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिलेबस पता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नीट के क्वेश्चंस करने लग रहे हैं, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के क्वेश्चंस करने लग रहे हैं, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हो आप लोग एसएससी के क्वेश्चंस करने लग रहे हो, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप अदर एग्जाम को क्वेश्चन का लेवल नहीं पता है। उसके लिए बच्चे एक दो PYQ आप देख लिए कहीं भी साइट पर मिल जाता है, आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर आओगे या फिर अपने टेलीग्राम लिंक के साथ ज्वाइन करोगे, हमने PYQ उसके ऊपर डाले हुए हैं काफ़ी, उस PYQ से आपको पता चल जाएगा आपको इस टाइप का। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में कर रहे हो बच्चे, एक चीज़ बताता हूँ, और आपको कंसेप्ट पता है और क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ दो, वो आपका लेवल का है ही नहीं। मर्चेंट नेवी इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपसे नहीं पूछेगा, मर्चेंट नेवी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या क्या गलती कर रहे थे उनको आपको क्या करना है, दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ये 5-7 पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के आप चलोगे, आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। चैनल को जो भी आपका सर्कल है वहाँ पर शेयर कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट अपना मिलता रहेगा बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तो बने रहेंगे हमारे साथ बच्चे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।